बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नदीम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी रशिया के उस तैयारी की, उस लड़ाका तैयारी की जो कि तुर्की की तरफ से जिसको मार गिराया गया जब वो प्रवास कर रहा था सीरिया और तुर्की के बॉर्डर के एन करीब। तुर्की की तरफ से इल्ज़ाम ये है कि उस तैयारे ने तुर्की की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जबकि रशिया की तरफ से ये कहा जाता है कि कोई वार्निंग भी नहीं दी गई और ना ही उस तैयारे ने, उस लड़ाका तैयारे ने तुर्की की स्पेस वायलेशन की थी, उनकी एयर कॉरिडोर की वायलेशन की थी। अब इसमें मामला क्या है, क्योंकि इसके बाद हमने तनाव देखा है, कशीदगी देखी है, इसका मतलब क्या है। बहुत सी जगहों पर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इसके ऊपर ओपिनियंस दिए जा रहे हैं और ये तक कहा जा रहा है कि क्या ये तीसरी जंग अजीम का आगाज़ नहीं हो रहा। इस हवाले से क्या ये तासुर दुरुस्त है और इसका मतलब क्या है? इज़ इट ओनली टर्की एंड रशिया या इसके साथ कुछ और भी कनेक्टेड है? इस हवाले से ज़रा कुछ बात करेंगे। भारत के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले शाहरुख खान, फिर आमिर खान, उसके बाद AR रहमान और अब दिलीप कुमार साहब पर भी अटैक हो रहा है। और आज तो हद ही होगी जब एनवायरनमेंट के स्टेट मिनिस्टर ने इन तमाम शख्सियात को सांप से तशबीह दे दी। इसकी क्या वजह है? भारत के अंदर हालात बेहतर होने की बजाय इस तरह के क्यों हो रहे हैं और इतना ज़्यादा क्यों वायलेंस है, इतना ज़्यादा क्यों रिएक्शनरी क्यों हो गए हैं पूरी भारत, और ख़ास तौर पर इन जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं सेन लोगों की तरफ से, उसके हवाले से ये बात करेंगे। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि शाइनिंग इंडिया, तो शाइनिंग इंडिया का असल रूप शायद अब दुनिया के सामने आ रहा है। इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। आगे चलकर बांग्लादेश के अंदर जो जंगी जराइम ट्रिब्यूनल की तरफ से फैसले आए जिनके नतीजे में एग्जीक्यूशन हुई, पाकिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पर चौधरी निसार अली खान साहब ने हमेशा इसके ऊपर एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद वही रवैया बांग्लादेश की तरफ से भी अपनाया जा रहा है जो भारत पाकिस्तान के साथ अपनाए हुए है। वहाँ पर भी बड़ी हॉस्टिलिटी है और शायद वो जो पुराने ज़ख्म हैं उनको शायद दोबारा कुरेदा जा रहा है। शायद अभी तक बहुत कुछ रखा हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मैं चाहता हूँ काफ़ी लंबी डिस्कशन है तो इसको जितनी हम टाइमली ज़रा एड्रेस कर। तो नजम साहब, क्या हाल है आपके? ये क्या आपने पट्टी लगाई हुई है? मैंने भी लगाई हुई। जी, आपने लगाई है। बताइए ना, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उसके खिलाफ तो अब हमको बताइए ना ये क्या है। नहीं, सारा दिन बताते रहे यार, अब तो सारा दिन सबको पता है माशाल्लाह। ये हम वी आर सपोर्टिंग द कॉज। औरतों के खिलाफ, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद जो लोग करते हैं, जो मुहिम चलती है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट है उस मुहिम के हक में और तशद्दुद के खिलाफ। सही है। टू पुट द थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। अच्छा नज़म साहब, मेरे पास कुछ आपकी इजाज़त से जान की अमान पा के मैं कहूँ कि एक रिपोर्ट है, मैं वो चलाना चाहता हूँ। वो इस वाक़े के हवाले से हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो उन्होंने इसको फॉलो नहीं किया, और दूसरी एक रिपोर्ट हम आपको आगे चल के बताएंगे जो कि सीरियन वॉर के हवाले से है। वो हमने कहीं से उसको लिया है, लेकिन इट्स अ क्रेडिबल रिपोर्ट और उसको आप उर्दू में सुन पाएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं अबाउट दिस इंसिडेंट। देखिए, पेरिस हमलों के बाद शाम में दाइश के खिलाफ रूस की कार्रवाइयों के अलावा फ्रांस और दीगर ताकतों ने भी अपने हमलों में इजाफा कर दिया। एक तरफ जहां G20 समिट में दुनिया ने दाइश के खात्मे के लिए मुतहद होने का फैसला किया, वहीं एक ताज़ा वाक़े ने पहले ही से कशीदा खित्ते में नए महाज खोल दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक तुर्की ने अपनी सरहद की खिलाफ वर्जी के जुर्म में रूसी तैयारे को मार गिराया, जबकि रूसी हुक्काम का कहना है कि तैयारा तुर्की की हदूद में गया ही नहीं था। इस मसले की वजह से रूस और तुर्की के ताल्लुकात कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वाक़े के बाद ये बात अहम है कि जहां रूस की तरफ से जारहाना बयानात दिए जा रहे हैं, वहीं तुर्की के सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से ये बात वाज़े तौर पर कही गई है कि रूस तुर्की का दोस्त है और रूस से तुर्की किसी सूरत भी कशीदा ताल्लुकात नहीं चाहता। यहाँ सवाल यह है कि हालिया वाक़यात की बिना पर क्या तुर्की और रूस के ताल्लुकात वाकई खराब हो सकते हैं? सवाल यह भी है कि इन दो ताकतों की आपस में ताल्लुकात की कशीदगी का शाम और खित्ते में दाइश के खिलाफ लड़ाई पर क्या असर पड़ सकता है? रिपोर्ट आपने देखी, ये तो उस वाक़े के हवाले से था जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, जिसमें तुर्की ने रशिया का एक लड़ाका तैयारा मार गिराया। लेकिन सीरियन वॉर के हवाले से, जैसे कुछ देर पहले नईम साहब बात हो रही थी, बेहतर होगा कि हम व्यूअर्स को एक रिपोर्ट दिखाएं। ये एक इंग्लिश चैनल की तरफ से, न्यूज़पेपर की तरफ से, जिसको हमने डब किया है। मैं चाहता हूँ कि आप रिपोर्ट देखें और इससे शायद आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले कि सीरियन वॉर है क्या और वहाँ पर हो क्या रहा है।
ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस वाक़े के हवाले से और इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस वॉर के हवाले से उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लें। सीरिया की जंग एक पेचीदा मसला बन चुका है। 4 साल गुजरने के बाद ये तनाज़ा 4 ग्रुप्स में बट कर रह गया है और हर ग्रुप को मुख्तलिफ आलमी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं। ये सब समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा कि ये सब कैसे शुरू हुआ। शाम की जंग में पहली गोली मार्च 2011 में बशार अल असद ने अरब स्प्रिंग के दौरान पुरअमन मुजाहिरीन पर चलाई। जुलाई 2011 में मुजाहिरीन की जानिब से जवाबी फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद सीरियन आर्मी में से कुछ लोगों ने बागी होकर बशार अल असद के खिलाफ फ्री सीरियन आर्मी बनाई और यूं शाम में खाना जंगी का आगाज हो गया। शाम के साथ साथ दुनिया भर से शिद्दत पसंद इन बागियों के साथ लड़ने के लिए पहुंचने लगे। जनवरी 2012 में अलकायदा ने अपनी एक शाख अल नुसरा बनाई। ठीक उसी दौरान शाम के कुर्द जो खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे अलग हो गए और उन्होंने भी हथियार उठा लिए। यही वो वक्त था जब शाम में प्रॉक्सी वॉर का आगाज हुआ। ईरान जो बशार अल असद का सबसे अहम इत्तेहादी है, शाम में मुदाखलत करता है। दूसरी जानिब सऊदी अरब बरास्ता तुर्की बागियों को माली इमदाद फराहम करता है, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह बशार अल असद की हिमायत का ऐलान कर देती है। साल 2013 में मशरिक़ वुस्ता पूरी तरह शिया और सुन्नी की तकसीम का शिकार हो जाता है, जिसमें सुन्नी बागियों के साथ है और शिया असाद के साथ। आलमी ताकतें अमेरिका और रूस भी इस जंग में कूद पड़ी। इसके चंद हफ्ते बाद ही अमेरिका की जानिब से CIA प्रोग्राम के तहत हथियार और ट्रेनिंग बागियों को पहुंचती है। फरवरी 2014 में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होती है, जिसने इस जंग का नक्शा ही बदल दिया। अलकायदा से मुंसलिक इराकी जहादी ग्रुप अंदरूनी तनाज़ात के बायस अलकायदा से अलग होकर दाइश तश्कील देता है। ये ग्रुप अलकायदा के भी खिलाफ खड़ा हो जाता है। दाइश बशार अल असद से लड़ने की बजाय दीगर बागियों और शुमाल में कुर्दों से जंग करता है और अपनी खुद साख्ता खिलाफत का ऐलान कर देता है। इस तमाम पेशरफ्त के बाद उसी साल सितंबर में ओबामा कहते हैं, We're moving ahead with our campaign of airstrikes against these terrorists, and we're prepared to take action against ISIL in Syria as well. इसके बाद पेंटागन ने एक अलग प्रोग्राम के तहत दाइश के खिलाफ फ्री सीरियन आर्मी की मदद करना शुरू कर दी। अगस्त के महीने में तुर्की कुर्दों पर हमले शुरू कर देता है, जबकि दाइश के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करता। इस सारी सूरत हाल से अमेरिका को कंफ्यूजन वाज़े नजर आ रही है कि वो दाइश के खिलाफ जंग तेज करे या असाद के खिलाफ। इस दौरान असाद पर कभी दाइश और कभी बागियों के हाथों जमीन सुकड़ती रही। इस पस मंजर में रूस असाद की हिमायत में खड़ा हुआ। रूस पर अब ये इल्जाम लग रहा है कि वो दाइश की बजाय सिर्फ एतदाल पसंद बागियों को ही निशाना बना रहा है जो बशार अल असद के खिलाफ है। इनमें वो बागी भी शामिल हैं जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है। शाम की जंग में न सिर्फ दुश्मन बल्कि इत्तेहादियों के दरमियान भी कई इख्तलाफात हैं, जिसके बायस ये तयन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन है। इसका शायद वो अंग्रेजी में कहा जा सकता है कि व्हाट वी सी इज़ अ कंफ्यूज्ड मेस ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब कुछ समझ नहीं आती कि कौन किससे लड़ रहा है और क्या हो रहा है। तो नज़ीम साहब मेरे ख्याल में इसको स्टेप वाइज थोड़ा लेते हैं, क्योंकि हमने बड़ा डिटेल प्रोग्राम ISIS के हवाले से किया है, दाइश के हवाले से। हम उस डिटेल में मैं नहीं जाना, मगर ये जो मिडिल ईस्ट का कॉल्ड्रन है ना, हाँ। ये जो सब कुछ जो हांडी पक रही है वहाँ मसाले मतलब वो क्या है, कौन किसके साथ क्यों लड़ रहा है और क्या उनके मफाद है। ये मुख्तसर ये बात होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मैं उसको ज़रा स्टेप वाइज लेते हैं। पहले हम ज़रा चले जाते हैं इंसिडेंट के ऊपर। मैंने जैसे शुरू में अपने इब्तिदा में कहा कि ऐसे ओपिनियंस दिए जा रहे हैं कि जी क्या ये नहीं तीसरी जंग अजीम का आगाज़ हो रहा कि जी देखिए टर्की ने गिरा दिया रशिया का तैयारा। Why is it so important? Is it like Turkey alone and Russia alone, या is it इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है? ये CNN की हेडलाइन है ना, या CNN के अंदर ओपिनियन है उसकी वेबसाइट। वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है या हो सकता है। वो इसलिए ये कह रहे हैं कि 50 साल में ये पहली दफ़ा एक नेटो एलाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बनाई गई थी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ कोल्ड वॉर के ज़माने में, वो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जब सोवियत यूनियन टूट गया और रूस रह गया, उसका ख़ास काम नहीं था, मगर वो अभी तक जिंदा है।
इंटैक्ट है। ये पहली दफ़ा एक नेटो मेंबर, टर्की नेटो का मेंबर है, एक नेटो मेंबर ने रूस के ऊपर हमला किया या रूस के जहाज़ को गिरा मारा 50 साल में। तो जाहिर है ये फिर क्योंकि नेटो का मेंबर है तो वो एक नेटो के लिए क्राइसिस हो जाती है। तो ऐसे लगता है जैसे कि अगर रशिया अब इसको देखेगा कि ये तुर्की ने एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या कि एक नेटो का कोई प्लान है रशिया को कंटेन करने में, क्योंकि डोंट फॉरगेट रशिया को कंटेन करने में यूक्रेन के अंदर एक प्लान है नेटो का। वहाँ जो कुछ हो रहा है वहाँ वो कोल्ड वॉर की एक्सटेंशन अब हॉट वॉर हो चुकी है। रशिया के एक इंटरेस्ट है और जो बागी हैं वहाँ उनके एक इंटरेस्ट हैं, और जो वेस्टर्न पावर्स और नेटो है वो उनके साथ है, यूक्रेनियंस के साथ। अब बात ये है कि क्या वो ट्रांसलेट करके यहाँ आ रही है? नहीं। ये ऑल्दो इसके बाद रशिया ने अक्यूज़ किया है और नेटो ने कि जो लीडर्स हैं नेटो के उन्होंने अब एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली है जिसमें टर्की वाले गए हैं, उन्होंने जाकर बताया कि जी ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये हमारे बॉर्डर के करीब आ रहे थे, इनको 5 मिनट हम वार्न करते रहे। दोनों ने मैप्स दिए हैं, सारा कुछ दिखाया कि जिन्होंने समझे नहीं। दरअसल हो क्या है, मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है। टर्की के और रशिया के भी बड़े तल्लुकात हैं, जैसे रशिया के और ईरान के तल्लुकात हैं, क्योंकि बड़ी बहुत सी पाइपलाइंस जो हैं जो रशिया से जाती हैं ऑयल एंड गैस की और सेंट्रल एशिया से जाती हैं, उनका तल्लुक टर्की के ज़रिए भी है। तो इसलिए तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं। तो मैं नहीं समझता कि दिस इज़ गोइंग टू बिकम एनी सीरियस। टर्की और रशिया और नेटो का ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और ये आसानी से ये रिजॉल्व हो जाएगी। मगर इशू ये है कि रशियन प्लेन वहाँ कर क्या रहा था। रशियन प्लेन, रशिया की क्या स्ट्रेटजी है सीरिया में, जिसकी वजह से रशियन प्लेन्स जो हैं वो रेबल्स को भी, बागियों को भी अटैक कर रहे हैं, ISIS उसको भी, दाइश को भी अटैक कर रहे हैं। और ये टर्किश बॉर्डर के ऊपर तुर्कमन जो हैं, जो कि टर्की ने आर्म किया है कि वो असद गवर्नमेंट को गिराने के लिए उनको आर्म्स दिए हैं और वो कर रहे हैं, तो उनको भी रशियन प्लेन्स जो अटैक कर रहे हैं। दरअसल रशियन प्लेन्स तीनों चारों जो फोर्सेस हैं जो असद के ख़िलाफ़ हैं उनको वो अटैक कर रहे हैं। जहाँ असद उनको कहता है कि जी वहाँ हमारा फ्रंट कमज़ोर हो गया है, तो रशियंस वहाँ जाके बॉम्बिंग करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि रशियंस जहाँ IS आगे बढ़ रही है और असद को डेंजर है तो वहाँ उनको बॉम्बिंग कर देंगे। अगर अगले दिन वो कहते हैं कि रेबल्स एडवांस कर रहे हैं यहाँ, इनको हमारी हेल्प कीजिए, तो वो वहाँ कर देते हैं। अगर वो समझते हैं कि तुर्कमन जो है वो बहुत आगे आ गए हैं और वो बहुत प्रॉब्लम बन जाएगा हमारे लिए, तो फिर वो रशियंस वहाँ करते हैं। तो रशियंस का कोई एक एजेंडा नहीं है। वो एजेंडा अगर एक है तो वो ये है कि असद की गवर्नमेंट गिरने नहीं देना, असद की गवर्नमेंट को गिरने नहीं देना। बॉटम लाइन ये है। और अगर जैसे वो हमारी मदद मांगते हैं अगेंस्ट ऑल इट्स एनिमीज़, तो हम उनको अटैक करेंगे। अब टर्की का क्या इंटरेस्ट है? टर्की कहता है कि कुर्द जो हैं, अब कुर्द जो हैं वो इराक में की बॉर्डर्स में भी हैं, तुर्की के बॉर्डर्स में भी हैं और सीरिया के बॉर्डर्स में भी हैं, और वो पूरा एक इलाका है जो कि तीनों मुल्कों को स्ट्रैडल करता है। और बहुत अरसे से अमेरिका जो है उसको सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ एक इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान स्टेट बन जाए, मिडल ईस्ट को और काव अप किया जाए और कन्फ्यूजन क्रिएट, एक अमेरिकन बेस किस्म का बन जाए इन द हार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट। सो दे आर सेसेशनिस्ट, सो दे आर सेसेशनिस्ट फ्रॉम 3 कंट्रीज। सीरिया से भी सेसीड करना चाहते हैं, इराक से भी करना चाहते हैं और टर्की से। और दिलचस्प बात यह है कि इराक और टर्की अमेरिकन एलाइज हैं इस वक्त, और अमेरिकन कुर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि एलाइज है दोनों मुल्क, और इधर कुर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट असद। वो भी तो ये तो टर्की जो है वो कुर्दों के खिलाफ लड़ रहा है क्योंकि वो सेसीड करना चाहते हैं वहाँ से। अच्छा, कुर्द जो है वो असद के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, अमेरिका जो है वो कुर्दों को भी सपोर्ट कर रहा है, उधर जो है वो कुर्द जो है वो ISIS जो है वो कुर्दों के खिलाफ लड़ाई कर रही है। वो कहते हैं कि नहीं, ये कौन होते हैं सेसीड करने वाले, हम तो सारा कुछ ही टेक ओवर कर लेंगे। तो ये इस किस्म की वहाँ जंग जा रही है। तो रशियन प्लेन वाज अटैकिंग तुर्कमेन फोर्सेस सपोर्टेड बाय द टर्क्स अगेंस्ट असद, तो इसलिए वो उस एरिया में था। उन्होंने उसको मार गिराया बिकॉज अगेन दे वाज अटैक, द रशियंस वर अटैकिंग फोर्सेस लॉयल टू और सपोर्टेड बाय तुर्की। तो ये तो वहाँ का लोकल इंसिडेंट है। बाकी जो इंसिडेंट्स हैं, अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ रशिया जो है वो ISIS को भी अटैक कर रहा है, ठीक है, मगर असद को प्रोटेक्ट कर रहा है। अमेरिका जो है वो कहता है यार बागियों को मत अटैक करो, रेबल्स को जिनको हम कुर्दों को मत अटैक करो, और ISIS को अटैक करो। अब अभी ये जो हाल ही में जो कुछ हुआ है पेरिस में, अब फ्रांस और अमेरिका मिल गए हैं और वो कह रहे हैं कि रूस के साथ ज़्यादा नाराज़गी का इजहार नहीं करना, रूस को हमने साथ लेके चलना है। ISIS को मारने के लिए रूस की ज़रूरत है वहाँ, क्योंकि इनकी फार बड़ी है। अमेरिकन तो डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर रहे ना, अमेरिकन आर इंटरवीनिंग इनडायरेक्टली वाया द बागीज,
वो बागियों को पैसे दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। बागी आगे से क्या कर रहे हैं? कुछ तो लड़ रहे हैं असद के साथ, कुछ अपने हथियार जो हैं और वो ISIS को बेच रहे हैं। हाँ। और वो अमेरिकन के हथियार जो कि फ्री जा रहे हैं बागियों को, वो आगे आगे बेच कर मौजा ले रहे हैं। और वो आगे अमेरिका और वो आगे जो है ISIS वो अमेरिका के खिलाफ भी है, सऊदी अरेबिया के खिलाफ भी है, टर्की के खिलाफ भी है और असद के भी है। तो ये कंफ्यूज हैं कि भाई क्या मेरा दोस्त उसका दुश्मन कौन है कौन नहीं है। किसी एक स्टेज पे सबके दोस्त और सबके दुश्मन मिले हुए, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं वहाँ। तो दिस इज़ द कन्फ्यूजन। रशिया इज़ द ओनली कंट्री जो क्लियर है कि हमने असद को रखना है। अमेरिका इज़ वेरी क्लियर कि असद को तो गिराना है। So is Iran. Iran is also clear. ईरान इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर। हाँ कि मैं ईरान की भी डिस्कशन नहीं है ना इसमें। चलें, ईरान इज़ वेरी क्लियर कि जी असद को रखना है। असद इज़ वेरी क्लियर कि ईरान को भी रखना है, हिजबुल्लाह को भी रखना है और रशिया को भी साथ रखना है और इसराइल के खिलाफ महाज बनाना है। इसीलिए अमेरिका उसको गिराना चाहता है क्योंकि इसराइल के खिलाफ है। आपको याद है इसराइल कितना सीरियन हाइट्स लेके बैठा रहा आफ्टर द 1967 वॉर। तो वो बिकॉज इट्स अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ इसराइल एंड द ओनली फोर्स करंटली जो कि इसराइल के खिलाफ है सारी मिडिल ईस्ट में इज़ सीरिया। अब सऊदी अरेबिया भी बैठ गया है, जॉर्डन भी बैठ गया है, इजिप्ट भी बैठा हुआ है, सारे चुप करके बैठे हुए हैं। सिर्फ एक ही एंटी इसराइल फोर्स रह गई है, वो सीरिया। दिस इज दी ब्यूटी। वो कहते हैं पिट्ठू बन गए, पिट्ठू बन गए, पैसे जैसे खा गए, हथियार ले लिए, अल्लाह खैर सल्ला। तो अमेरिका ने जब देखा कि अरब स्प्रिंग के अंदर बगावतें शुरू हो गई हैं और उस वक्त शुरू में जो बगावतें हो रही थी वो जमहूरियत के लिए थी, उसके पीछे बहुत सा प्रो अमेरिकन इम्पल्स था। जैसे ईरान के अंदर आपको याद होगा इलेक्शन से पहले प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चली थी। जैसे 1977 में पाकिस्तान के अंदर भुट्टो के खिलाफ डेमोक्रेसी मूवमेंट चला, PNA ने चला। उसके पीछे कौन था? अमेरिका था। अच्छा, इसी तरीके के साथ जो अरब स्प्रिंग के अंदर क्योंकि ऑटोक्रेट्स थे, डिक्टेटर्स थे, तो वो जो जब एक स्पॉन्टेनियस ही चीज़ हुई तो अमेरिका ने सोचा यार ये तो हमारे लोग जा रहे हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जो लोग आ रहे हैं उनके साथ अपना बना लिया जाए। अब वो जो गिर रहा है उसको और एक लगाओ और इनके साथ मिल जाओ। ये नहीं पता था कि जब जिनके साथ वो मिल रहे हैं वो आगे जाके उनको गिराने वाले एक इस्लामिक फोर्सेस आ जाएंगे, क्योंकि जो लोग अमेरिका का साथ देंगे वो आवाम जो है उनके खिलाफ हो जाएगी। और सारे मिडिल ईस्ट के अंदर यही हुआ। अब अमेरिका ने सोचा कि सीरिया बैठा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, वहाँ भी उकसाना शुरू कर दिया कि जी प्रोटेस्ट शुरू करो, जमहूरियत। वहाँ जब शुरू हुई तो असद ने क्रैकडाउन किया। जब असद ने क्रैकडाउन किया तो अमेरिका ने असद की जो फ़ौज है उसको उसके अंदर बगावत के बीज डाल दिए। उन्हें वहाँ बगावत का कहा, वो उनमें से कुछ सेक्शंस बगावती हो गए, बागी हो गए, और अमेरिका उनको एड कर रहा है। मगर अमेरिका जो है वो ISIS को एड नहीं करना चाहता, अलकायदा को एड नहीं करना चाहता, उधर कुर्दों को कर रहा है। तो ये इस किस्म का वहाँ माहौल बना हुआ है, मतलब क्लासिक कन्फ्यूजन। और सिर्फ ईरान और रशिया बड़ी क्लियर है कि असद को हमने गिरने नहीं देना। बाकी जो है वो कोई कहता है असद को गिराओ, कोई कहता है भी ठहर जाओ पहले ISIS को गिरा दो। ये ना हो कि असद को गिराया तो ISIS आ जाए। हाँ। जो कि और जगह पे हुआ है। देखे ना इराक के अंदर क्या हुआ है, गिराते गिराते सद्दाम हुसैन को अपने गले डाल दिया, अलकायदा गले डाल दिया। लेगेसी है कहा जाता है। तो वो यही है अफगानिस्तान में तो तालिबान को निकालते निकालते कुछ और ही बन गया वहाँ, वो बहुत बड़ा तालिबान मूवमेंट बन गया, कल को दाइश ना बन जाए। दे आर स्ट्रॉन्गर देन एवर है, एवर स्ट्रॉन्गर देन एवर। तो ये एक वक्त ऐसा भी था कि अमेरिका ने, आपको याद होगा जब इराक के अंदर इन्होंने मदाखलत की, इंटरवेंशन की थी सद्दाम के ज़माने में, तो अमेरिका ने कहा था कि हमें वहाँ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मिल गए, इसलिए हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते बम। सारी दुनिया ने कहा हाँ, क्योंकि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इल्ज़ाम यही था ना कि हमारे ऊपर इस्तेमाल होंगे बहुत बड़ा पैक, केमिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन, फलाना जो भी था, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, बिग गन। पता लगा निकला कुछ नहीं वहाँ से, कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं निकले। इराक को तबाह कर दिया, सद्दाम की छुट्टी हो गई और ब्यूरोक्रेसी और आर्मी टूट गई और बगावतें शुरू हो गई और शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। यही हुआ। सीरिया में क्या किया? सीरिया में भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि असद ने अपने आवाम के ऊपर केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए जब वहाँ एहतजाज शुरू हुआ 2011-12 में। मगर एक्चुअली ये ड्रामा था, झूठ था। अभी तक ये CNN यही बात करता है कि जी वहाँ ये निकला और वो निकला। एक्चुअली कुछ लोगों का ये कहना है कि अमेरिका ने खुद करवाया था कि छोटी सी को केमिकल किस्म की चीज़ कर दी और फिर एक बहुत बड़ा भगवा बना दिया और फिर वो उसको एक एक्सक्यूज़ बना के कि अपनी आवाम के ऊपर इसने केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए हैं और सीरिया को अटैक करा दिया। वो पैक बनाया कि इंटरवेंशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, जब तो आवाम की हिमायत के लिए आए। दरअसल अमेरिका हमेशा जब भी इंटरवेंशन करता है तो इस किस्म की चीज़ जवाब बनाता है, फिर उसके बाद ये करता है। ओके, तो ये है वहाँ की कन्फ्यूजन। वहाँ की जो क्लासिक कन्फ्यूजन है उसके बारे में कोशिश की नज़ीम साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से हमें बताया कि उसके अंदर वहाँ पर एक्चुअली इस वक्त क्या हो रहा है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात होगी कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है। हमारे साथ रहिएगा।
अगर ये कहा जाए कि शाइनिंग इंडिया इज़ एक्चुअली नॉट सो शाइनिंग इंडिया, वहाँ जो इस वक्त हो रहा है और मोदी सरकार के होते हुए जो कुछ हो रहा है वो बहुत कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है और दुनिया को बहुत कुछ दिखा रहा है। इंडिया के सुपरस्टार, बॉलीवुड स्टार आमिर खान साहब, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में क्या कहा और उसके बाद जो हुआ वो आपकी नज़रों के सामने, लेकिन उन्होंने कहा क्या था, इधर देखिए। For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. Our reaction to violence should be identical, whether it's one community doing it or another community doing it in any way. And by and large, it is. I think by and large, most people are against violence of any kind, no matter who is behind it. I think by and large that is the case. I'm very clear that a person who's killing innocents is someone who's not is not a Muslim. As far as I'm concerned, he's not a Muslim. He may claim to be a Muslim, but we should not recognize him as that. He's a terrorist and we should recognize him as a terrorist is what I feel. ये आमिर खान साहब ने कहा, आपने देखा, इसे बाहर जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट भी किया। इससे पहले शाहरुख खान साहब ने भी क्या कहा, इज़ ऑल्सो इंडियन सुपरस्टार, उन्होंने जो कहा वो भी आप देखिए। ये बिल्कुल गलत है। कैसा है वोट बैंक यार, ये नॉनसेंस है। पढ़े लिखे हो जाओ, आगे बढ़ो। और रिलीजन मतलब जेन्युइनली किसको आपके नेबर है। मैं आपके साथ बैठ के, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप मुंबई से हैं, मैं दिल्ली से, क्या फर्क पड़ता है यार। आपके पिताजी पाकिस्तान से आए। हाँ, मतलब ये इसमें कोई मिसाल नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए। हम देशवासी हैं सबके सब, सबने एक दूसरे शादी की, प्यार किया, मोहब्बत की, कोई फर्क नहीं पड़ता। AR रहमान, बहुत बड़ा नाम भारत का, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, जरा देखिए। Nothing should be violent, and it's not. We're all ultra civilized people, and we should show the world that we are the best civilization, and everything should be done classily, and any kind of revolt should be classy. I feel it's very poetic. People are doing, rather than hitting each other, and we should set an example to the whole world because we come from the land of Mahatma Gandhi. क्लिप्स दिखाने का मकसद था कि चीज़ों को ज़रा कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए। नईम साहब, सिचुएशन डजंट सीम टू इम्प्रूव इन इंडिया, इनफैक्ट वो ज़्यादा वोलेटाइल होती जा रही है। वहाँ पर शायद सैनिटी कम हो रही है, क्या हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी साहब ने जो बीज बोए थे वो अब वो जो फल निकल रहा है, कड़वा फल निकल रहा है, वो भुगतना पड़ रहा है। मतलब नफ़रत के बीज, नफ़रत के बीज गुजरात में किए, अब इसी किस्म का प्लेटफॉर्म लेके आए, वो फिर कश्मीर में और बिहार में ट्राई किया, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। मगर फिर भी ये जो RSS का जो वज़न है बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा है। RSS इज़ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट विंग हिंदू पार्टी ग्रुप। अब RSS के भी इधर राइट से इस शिवसेना, सिर्फ उसके जो इन्फ्लुएंस है ज़्यादातर वो महाराष्ट्र में, वो बिल्कुल एक्सट्रीम पार्टी। अच्छा, अब RSS ने मोदी को इतना डिफेंसिव कर दिया है कि जो पॉलिसी है विज़ वी माइनॉरिटीज़ एंड कास्ट्स एंड मुस्लिम्स इन पर्टिकुलर, RSS ने एजेंडा ले लिया। हालांकि ड्यूरिंग दी इलेक्शंस उन्होंने इतना इस एजेंडे को नहीं पुश किया था, ज़्यादातर इकोनॉमिक एजेंडे को पुश किया था। मगर अब वो जब पावर में आ गए हैं और उनकी इकोनॉमिक एजेंडा फेल हो रहा है, जिस तरीके से लोग तवक्को करते थे कि मोदी सरकार के आने के बाद इंडिया की ग्रोथ रेट 12% हो जाएगी, दुनिया की सारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, मोदी सरकार फिर के घूम के अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कोई मेजर इनपुट इनटू बॉम्बे स्टॉक मार्केट नहीं हुई, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं आई, कोई इस किस्म की नहीं है। डीलें कोई MOUs ही हो रहे हैं, कोई ख़ास चीज़ नहीं हुई, ना ही कोई ग्रोथ रेट बढ़ी है। अब कहते हैं कि जी अगर कोई 1 साल और लग जाए तो शायद 6-7% पे चला जाए। वो 5-6 तो पहले ही था, तो 1% के साथ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। यहाँ तो लोग तवक्को कर रहे थे कि जो एक ज़माने में 10-11% होता था उस वहाँ जाएगा ये, मगर बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। अब लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिया मोदी के ऊपर कि क्या गुजरात और बिहार को जब पहले कंपेयर करते थे, बिहार के अंदर ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं था, 3-4% था, गुजरात में 7-8-9% था। तो लोग कहते हैं कि देखिए, जब वो देखते थे तो कहते थे गुजरात कैसे प्रॉस्पर कर रहा है, मोदी आएगा सारा हिंदुस्तान ऐसे ही हो जाएगा। दरअसल मोदी के वहाँ आने से पहले गुजरात वॉज हाई ग्रोथ रेट। इट इज़ द होम ऑफ कैपिटलिज्म इन इंडिया। गुजरात, मुंबई, ये पुराना ट्रेडिंग रूट है, यहाँ से ही तो सारी ट्रेडिंग क्लासेस बनी थी। तो ये कोई नई बात नहीं है कि महाराष्ट्र में हाई ग्रोथ है, हमेशा हाई ग्रोथ रही। इट्स द होम ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑन द सी फ्रंट। 300-400 साल से ये गुजरात हैज़ बीन दी ट्रेडिंग रूट फ्रॉम अफ्रीका इनटू द मिडल ईस्ट एंड सो ऑन। तो इस और जब आप बिहार के साथ कंपेयर करते हैं तो बिहार का ग्रोथ रेट बहुत कम था। अब बिहार का बढ़ गया है,
अंडर नितिन, एंड गुजरात का उतना नहीं बढ़ा और इंडिया का वैसे का वैसे ही। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको कवर करने के लिए जो फेलियर है ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, ये आरएसएस और एसएस ये जो है ये पुरानी कम्युनल टेंशन्स जो हैं उसको बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये समझते हैं कि पता नहीं इसके बाद फिर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, शायद ये गवर्नमेंट लास्ट करे या ना करे, तो वो चाहते हैं कि जो कल्चरल पैराडाइम है, नैरेटिव है इंडिया का, हिंदुत्व का, हिंदुइज्म का, वो उसको कैप्चर कर लें। तो इसलिए वो इदारे जो हैं जहाँ सेकुलरिज्म के इदारे थे जो कि 4 या 5 दिहाइयों से बने हुए हैं, सेकुलर इंडिया के, नेहरू के ज़माने के बने हुए हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको ये कैप्चर करना चाह रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको बताऊं जैसे कि ज़िया-उल हक के ज़माने में पाकिस्तान के अंदर जो लिबरल इदारे थे, खा वो किताबों के इदारे हों, खा वो कल्चरल सेंटर्स हों, खा वो आर्ट के हों, वो सारे के सारे जमात इस्लामी ने कैप्चर करने की कोशिश की और बहुत से कैप्चर कर भी लिए। यूनिवर्सिटीज़ जब भी एक्सट्रीम रिलीजियस फोर्सेस जो है वो रियासत को कैप्चर करने की कोशिश करती हैं, तो वो सबसे पहले जो कल्चरल इदारे होते हैं उनको कैप्चर करते हैं और तालीम के इदारों को कैप्चर करते हैं, क्योंकि उसके ज़रिए वो समझते हैं कि उनका पैगाम जो है बच्चों की तरफ और आवाम की तरफ बेहतर पहुँचेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड टेक्निक है रिलीजियस फोर्सेस की। हमारे यहाँ भी आपने देखा ज़िया के ज़माने में जमात इस्लामी ने सारी यूनिवर्सिटीज़ टेक ओवर कर ली, मुस्लिम पे फेडरेशन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ने टेक ओवर कर ली। भुट्टो के ज़माने में NSF, वो सोशलिस्ट फोर्सेस और लेफ्टिस्ट फोर्सेस ने की। तो ये होता है और यहाँ भी वही हो रहा है। इसीलिए वो लोग जिनको तमगे मिले थे इन इदारों से, वो अपने तमगे का वापस कर रहे हैं, बिकॉज पता है कि ये इदारे जो हैं यहाँ जो नई अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो राइट विंग हिंदूज़ की हो रही हैं रादर दैन सेकुलरिस्ट की हो रही, इसलिए वो अपने प्रोटेस्ट में ये चीज़ें वापस कर। तो ये वहाँ का माहौल है। अब वहाँ का वो देखा कि वहाँ तो हिंदू कर रहे हैं ना, 90% पीपल जिन्होंने अपने ओहदे वापस किए वो तो हिंदू है और वो सेकुलर हिंदू है। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, हम नहीं मानते, ये जो कल्चरल इन्वेजन है, ये नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। मगर अब उन्होंने देखा कि ये तो रिबाउंड हो गया, ये तो उल्टा ही हो गया कि हमारे अपने फेलो हिंदूज जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये नहीं हम मानेंगे। तो उन्होंने अब जो अपनी अटैक है मुसलमानों के ऊपर शुरू कर दी, ये बीफ ईटिंग और ये इस सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने कर दी। ये ख्याल था कि मुस्लिम्स जो हैं वो हट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे और हमारा अटेंशन डाइवर्ट करके एक और फ्रंट खोल देंगे फॉर हिंदुज़म, इन फेवर ऑफ हिंदुज़म। मगर वहाँ ये हुआ कि जाहिर है कि अब ये हीरोज़ हैं हिंदुस्तान के, मुंबई के हीरोज़ हैं जिन्होंने अब वो एहतजाज किया। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, जिसमें शाहरुख का आपका आ गया, आमिर खान आ गया, AR रहमान आ गया और अब दिलीप कुमार साहब पे भी अटैक हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में इस वक्त कि हिंदू और मुसलमान जो हैं, जो सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया चाहते थे, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट बढ़े हैं ना, देखिए जिन्होंने ओहदे वापस किए क्या किया, एक तमगा वापस कर दिया। हाँ, इन स्टार्स के लिए तो अरबों रुपए का नुकसान है इनका, अगर इनको आप बॉयकॉट करती है इंडस्ट्री और सपोर्ट नहीं करती। तो इन्होंने तो बड़ी दिलेरी के साथ ये बात की है और इसीलिए की है, ये नहीं कि भाई ये प्रो पाकिस्तान है, नॉट एट ऑल, दे आर प्रो सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। ये इंडिया की पैदाइश है, इनको जो कुछ मिला इंडिया में अंदर मिला है, बॉलीवुड इज एन इंडियन प्रोडक्ट। तो ये तो उसको उसके तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, जो रियली इंडिया शाइनिंग, जो एक ज़माने में जिसका वेस्ट का रोमांस था इंडिया के साथ, अब वो रोमांस जब खत्म हो रहा है, जब न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल और इंडिपेंडेंट ये सब के बारे में लिखते हैं, ये खबरें आ रही हैं कि मुसलमान और हिंदू डेमोक्रेटिक सेकुलर लोग, जिनको जाहिर है वेस्ट पसंद करता है, वो एहतजाज कर रहे हैं मोदी के खिलाफ। दिस इज बिगिनिंग टू बी अ रिप्रेसिव रेजिम। यस, बिकॉज द वर्ल्ड विल सी इट एज अ रिप्रेसिव रेजिम। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता था कि हमारे यहाँ इंतहा पसंदी है मजहबी फोर्सेस की, और जो लिबरल लोग हैं या सेकुलर लोग हैं या जमहूरी लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, उनको बंद किया जा रहा है, उनकी ज़ुबान बंद की जा रही है। अब वहाँ ये हो रहा है। अभी एक बहुत दिलचस्प एक आर्टिकल आया वहाँ मीडिया में कि क्या इंडिया में पाकिस्तानाइजेशन शुरू हो गई है कि नहीं। तो हमारे ऊपर यही इल्ज़ाम लगता था ना कि हम ये करते हैं, ये बड़े रेडिकलाइज सोसाइटी, आज़ादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। उन्हें क्या पता मुनीर फरूक क्या क्या बातें कर जाता है यहाँ। अच्छा, तो मगर अब वहाँ ऑनेस्टली आप जैसा कोई बंदा नहीं है वहाँ, कोई मीडिया के अंदर ऐसा प्रोग्राम नहीं है जहाँ खुली बातें हों जैसे हमारे यहाँ होती है। और सिर्फ इस प्रोग्राम में नहीं, यहाँ हर प्रोग्राम में खुली बातें होती हैं और वहाँ आज़ादी नहीं है। वहाँ कॉर्पोरेट इंडिया जो है उसने मीडिया को ऐसे करके पकड़ा है, और कॉर्पोरेट इंडिया जो है सबसे बड़ा सपोर्टर है हिंदू इंडिया का, और हिंदू इंडिया सबसे बड़ा उनका लीडर है नरेंद्र मोदी।
तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, टुडे पाकिस्तान एंड इट्स डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड इट्स मीडिया इज़ लुकिंग वेरी गुड इन द आइज़ ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर टू जो वो एक इंडिया एक ज़माने में नंबर 100 पे 100 ले रहा था और हम 100 से 10 ले रहे थे। हम बढ़ गए हैं 25-30 पे आ गए और वो 100 से 70 पे आ गए। हाँ वो अच्छा, लेकिन एक बात हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नईम साहब, फिर जो लोग बातें करते हैं कि रियल इंडिया फिर ये है जो नरेंद्र मोदी का है या रियल इंडिया वो है जो नेहरू का था? हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि रियल इंडिया कौन सा है। देखिए, रियल इंडिया वो है जिसने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, मगर ये जो फर्स्ट पास्ट द बैलेट सिस्टम है ना, इससे ये नहीं पता चलता कि रियल इंडिया क्या है। जैसे यहाँ नहीं पता चलता कि रियल पाकिस्तान क्या है। रियल पाकिस्तान में फर्स्ट पास्ट द बैलेट पता लगा जी कि पीपल्स पार्टी को इतने % वोट मिला, 17% वोट मिला, या पीटीआई को 17% वोट मिला, और पता लगा जी 4% या 5% सीटें मिली। तो इससे नहीं पता चलता है इस सिस्टम से। ओके, मुझे एक ब्रेक लेनी है यहाँ पर। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो बांग्लादेश में हो रहा है जंगी जराइम ट्रिब्यूनल के हवाले से जो फैसले आए हैं उस पर बात करेंगे, और पाकिस्तान का जो रिएक्शन है कितना अप्रोप्रिएट है, बात होगी। हमारे साथ रहेंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके बारे में बात करने से पहले नईम साहब, फिर एक सवाल जो कि मेरे जहन में भी है और लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या फिर जो पार्टीशन थी वो दुरुस्त फैसला साबित हो रहा है? फिर वो दुरुस्त था जो कुछ हुआ कि जो 1947 में हुआ वो फिर दुरुस्त था? मुसलमान ऐसे ही होना था, तो होता रहा और होना था। तो इसलिए ये पार्टीशन जो थी, पाकिस्तान का डिमांड जो था वो जायज़ था। देखिए, पहली बात तो ये है कि उस वक़्त के क्या हालात थे और आज के क्या हालात हैं, ये किसी को ये प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल थी। मगर इसमें और भी कुछ थोड़े से पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का बनना 100% सही था, और आज भी हम शुक्रगुजार हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जंग लड़ी और हमें एक आज़ाद मुल्क दिया। इसमें तो कोई अब बात ही नहीं है। और ये जो लोग इंडियंस कहते हैं कि जी आप और हम में कोई फ़र्क नहीं है, एक मुल्क था वगैरह था, वो उनकी ख्वाहिश अपनी जगह। अगर हमदर्दी भी है कि हम एक जैसे हैं, ज़ुबानें भी एक बोलते हैं, मगर दरअसल बात यह है कि मुसलमानों का को सियासी और इकनॉमिक आज़ादी नहीं थी, और बेहतर हुआ कि हमने अपना मुल्क बना लिया। अब वो क्या हमने उस मुल्क के साथ किया वो अलग बात है। ओके, अब आप आइए कि अगर ना होता तो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मुसलमान जो हैं वो कोई आप समझें कि 19 करोड़ या 20 करोड़ की, ठीक, बांग्लादेश 15 करोड़, बांग्लादेश में 15 करोड़, इंडिया में 19-20 करोड़, पाकिस्तान में 19-20 करोड़, तो 550 करोड़ के लगभग 50-50 करोड़ या 550 मिलियन मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान है सब कॉन्टिनेंट में। अगर इंडिया ना टूटता तो ये इंडिया के अंदर होते। इंडिया की जो अभी पॉपुलेशन है वो 1.3 बिलियन है, 130 करोड़। तो अगर ये सारे इंडिया में होते तो ये इस पॉपुलेशन में ये कोई 30-35% उस पॉपुलेशन में अगर आप ऐड भी कर दें तो ये काफ़ी बहुत बड़ा 30-35% ये उसकी पॉपुलेशन का हिस्सा बन जाते। मैं समझता हूँ कि इतना फिर आसान ना होता जितना अब आसान है, क्योंकि अब 15% है मुसलमान और बाकी जो है वो हिंदू है, ये बुद्धिस्ट है, वो जो कि है नॉन मुस्लिम, इसलिए, और मुस्लिम स्कैटर्ड है। मगर अगर वो रह जाते हैं तो फिर मुसलमानों की जो पॉकेट्स हैं जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बने, वो इतनी पावरफुल होती विद इन इंडिया कि मुसलमान जो इन पॉकेट्स में नहीं है दूसरी पॉकेट्स में है, उनकी भी हमदर्दियाँ इनके साथ होती और मुसलमान का एक ज़बरदस्त पावर ब्लॉक बन सकता है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि ये मुसलमानों के ऊपर फिर इस तरीके से तशद्दुद और आइसोलेशन और डिस्क्रिमिनेशन होती जो आज है, मगर ये अब हिस्टोरिकल इशूज़। ठीक, अभी बांग्लादेश की आपने बात की, क्विकली मेरे पास वक्त ख़त्म हो रहा है, कि जो वहाँ पर हो रहा है वॉर ट्रिब्यूनल जो फैसले दे रहा है, एग्जीक्यूशन शुरू हुई है, अभी भी एग्जीक्यूशन तो हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। जो निसार साहब कहते हैं कि ये अभी तक वो नफरत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़त्म नहीं हो रही, और ये वहाँ की हुकूमत क्या कर रही है, आगे फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए कि आप ये, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए वहाँ दो पार्टीज़ खालिदा ज़िया की और हसीना वाजिद की हैं। खालिदा ज़िया की पार्टी हमेशा प्रो पाकिस्तान रही है और थोड़ी कंजर्वेटिव इस्लामिक रही है। हसीना वाजिद की पार्टी सेकुलर है और प्रो इंडिया। अब प्रो इंडिया और सेकुलर पार्टी जो है वो इस्लामिस्ट, ख़ुसूसन जमात इस्लामी के लोगों को टारगेट कर रही है। बांग्लादेश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी सेकुलर है, उसमें भी सारी पार्टीज़ ने इत्तेफाक किया। अब ये इनको सज़ा दे रहे हैं, इसकी दो वजूहत। एक तो ये है कि इंडिया की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि पुट द प्रेशर ऑन मुस्लिम्स एंड पुट द प्रेशर ऑन प्रो पाकिस्तान फोर्सेस, नंबर एक, ये मोदी के आने के बाद। नंबर दो कि ये बड़ी अहम बात है कि वो डाइवर्ट करना है अटेंशन
हसीना अभी का वही मसला है, गवर्नेंस नहीं है, इश्यूज़ नहीं है, इश्यूज़ बनाने पड़ते हैं, लोगों को विप अप करना पड़ता है, और वो विप अप कर रहे हैं एंटी पाकिस्तान फीलिंग बना के। जैसे कि अब इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान फीलिंग और एंटी मुस्लिम फीलिंग है, वहाँ एंटी पाकिस्तान फीलिंग को भी वो कर रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत शॉर्ट टर्म शॉर्ट लिव पॉलिसी है ये हसीना की, गलत पॉलिसी, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक मुआहदा भी है हमारा 1974 का, भुट्टो साहब के ज़माने में किया था मुजीब के साथ, जिसमें ये था कि जनाब अब ये इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसको भी इन्होंने उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी। और फिर अब ये है कि दुनिया परेशान है, क्योंकि जो जिस किस्म की ट्रायल्स हो रही हैं दे आर अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की यहाँ ट्रायल हो रही थी, अब सारी दुनिया कह रही थी ज़ियाउल हक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कर रहा है, जिस तरीके से वो जुडिशरी ने वो किया, वो कहते थे जुडिशल मर्डर। बिल्कुल है। और आज तो क्या उस वक्त दुनिया ने ये कहा कि ये मदाखलत हो रही है? क्या बांग्ला कहा कि ये मदाखलत हो रही है? इंडिया ने क्या मदाखलत हो रही है? हमने भी नहीं ये कहा मदाखलत हो रही है। अब बांग्लादेश ये क्यों कहता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम ये कहते हैं और दुनिया ये कहती है कि ये जो ट्रायल हो रही है ये फेयर नहीं है, ये वायलेशन है, ये इट्स ऑल्सो जुडिशल मर्डर, तो बांग्लादेश को क्या तकलीफ है? आफ्टर ऑल हमारे यहाँ ये हुआ है, हमारे यहाँ लोगों ने तनकीद की है, हमने तस्लीम की है वो बात। और हिंदुस्तान के अंदर भी जब ऐसे कुछ होता है इमरजेंसी के ज़माने में, तो उस वक्त भी लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिटिसाइज करती हैं। और ह्यूमन राइट्स जो होती है तो हमेशा जुडिशियल और जस्टिस के बारे में ये जो इदारे हैं इंटरनेशनल, ये तो बात करते हैं। और इस वक्त बांग्लादेश बदनाम हो रहा है, जैसे इंडिया बदनाम हो रहा है। ये जो जिस किस्म की पॉलिसीज़ मोदी साहब की हैं, कम्युनल पॉलिसीज़, इसी तरीके के साथ बांग्लादेश बदनाम हो रहा है। ओके, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया नईम साहब। जाते जाते वो अभी मुझे ये इतला है कि जी शर्जील मेमन साहब का नाम जो है वो भी ट्रांसिम के साथ साथ डाल दिया गया है एग्जिट कंट्रोल में। हाँ, वो तो बाहर है मुल्क से। हाँ, वही इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल तो में। वो पता क्यों डाला है? ताकि वो वापस ना आए। वापस आए तो गिरफ्तार करना पड़ेगा, गिरफ्तार किया तो और पीपल्स पार्टी शोर डालेगी, पीपल्स पार्टी शोर डालेगी तो केस करना पड़ेगा, केस बनेगा नहीं तो फिर नैब के हवाले करना पड़ेगा। टेररिज्म कहाँ गई, ये कैसे हुआ, तो बेहतर ये अभी डाल दे ताकि वापस ही ना आए। ओके, आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।